भाई बच्चे ने चले भाई बड़े। एक बच, एक बच्चा पूछ रहा कि डेप की फुल फॉर्म क्या है। इस सेट, फुल सेट। भाई आपकी डेप की फुल फॉर्म है डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। ठीक है भाई, डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस मैं लिख देता हूं, तब तक आप आंसर कीजिए। डेवलपमेंट, हाँ क्या हो गया, अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। बच्चे आपने शायद कल की क्लास नहीं ली, इसलिए आपको डेप की फुल फॉर्म का भी नहीं पता। ठीक है भाई, कोई नहीं, ये आपके सामने है डेप की फुल फॉर्म। ठीक है भाई, डेप का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्लैश की अधिकतम क्षमता विकसित करना है। बताइए क्या भाई। ये आपका ईसीसी में है भाई, डेप है। वहां जब हम करेंगे ना ईसीसी को, अभी धीरे धीरे। चलिए भाई देखते हैं। डेप का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्लैश की अधिकतम क्षमता विकसित करना है। क्या भाई देखते हैं। एकेडमिक डेवलपमेंट, क्या यही है डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस का? नहीं। फिजिकल नहीं। साइको सोशल नहीं। भाई सिंपल सी बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जब आप बच्चे का करोगे 360 डेवलपमेंट में आपके सातों प्रकार आ जाते हैं। जब बच्चे का 360 डेवलपमेंट होगा तो उसके डेवलपमेंट के सातों टाइप आ जाएंगे। आपको पता है डेवलपमेंट के कौन कौन से सातों प्रकार है। इंटेलेक्चुअल हो गया, मोरल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, साइकोमोटर हो गया, साइको सोशल, ये सब उसी में आ जाएंगे। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपके सामने, पढ़िए। ले भाई आगे। निम्नलिखित में क्या आउटडोर अधिगम परिवेश को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए भाई हिंदी वालों, वाह है, वाह है। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ विटल रोल इन डिजाइनिंग आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट। बताइए क्या भाई। आपका इंटरेस्ट, सेफ्टी, एटीट्यूड या मोरल। जब आप बाहर खेलते हो, सीखते हो कुछ चीजें को, तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? एक पेरेंट्स भी क्या सोचता है अपने बच्चे की? सेफ्टी मेजर करता है, सेफ्टी को ध्यान में रखता है। अंडरस्टैंड भाई। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। सेकंड का सेकंड, बिल्कुल भाई, सेफ्टी। राखी मिसी का, वेलकम भाई, वेलकम सभी का, जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं सभी का स्वागत करते हैं। बढ़िया भाई, अब स्पीड बना के रखो भाई थोड़ा। अब थोड़ी स्पीड बना के रखो। चलिए देखते हैं भाई। द बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर लर्निंग्स आर। बताइए क्या है बाहर खेलने के क्या क्या फायदे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भाई ये तो बच्चा घर में भी करता है। नहीं। आगे देखते हैं। एनहेंस एस्थेटिक एप्रिसिएशन, सौंदर्यात्मक बोध में वृद्धि। एक मिनट भाई, इसमें कई ऑप्शन हैं, देखते हैं क्या क्या है भाई। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा ना कि एक काटना इसमें से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भाई अपने यार दोस्तों में खेलता है, अपने साथी समूह में खेलता है, पीयर ग्रुप में, तो खुलकर बोलता है अपने विचारों को। ठीक है, इतना कि जितना वो घर में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। एनहेंस एस्थेटिक एप्रिसिएशन, ये भी ठीक है। सौंदर्यात्मक बोध में भी वृद्धि होती है भाई उसके। तनाव के स्तर में वृद्धि, नहीं भाई तनाव के स्तर में वृद्धि नहीं होती। बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से खेलता है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती खेलते टाइम। ठीक है भाई। तो ये बात, तीसरी बात आपकी गलत है। प्रेरणा में वृद्धि, वृद्धि भाई, भाई मोटिवेशन भी बच्चे का क्या इंक्रीज होता है, क्यों? कई बार वो क्या करता है, अपने ग्रुप के बच्चों को लीडरशिप में रोल भी करता है, कि एक नेता वाले गुण उसमें दिखाता है, कि कोई एक बच्चा सामने खड़ा होकर कि ये दिखाता है एटीट्यूड से, मैं आप सबको लीड करूंगा।
वो बाकी बच्चों में भी मोटिवेशन डालता है, आप भी ये कर सकते हैं जब मैं कर सकता हूं। तो तीनों बातें ठीक हैं, सिर्फ सी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। थर्ड का सी नहीं भाई, सॉरी सेकंड है भाई। ध्यान से, कोई नहीं, हो जाती है टाइपिंग एरर, नो इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ी है भाई एक बार। बढ़ा जाए भी आगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए बी डी ऑप्शन, बिल्कुल भाई बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग आउटडोर लर्निंग। सारी बातें आज आउटडोर पर है क्या? आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट आर, बताइए। सबसे पहले तो आपने बताया सेफ्टी, बिल्कुल भाई। स्पेस, खेलने के लिए चाहिए। एसेसिबिलिटी, पहुंच होनी चाहिए, उपलब्धता जिन चीजों की, ठीक है भाई, ताकि बच्चा खेल सके, ये बात बिल्कुल ठीक है अभी तक। आगे देखते हैं भाई, स्थान यानी स्पेस, डिजाइन, एसेसिबिलिटी, डिजाइन से क्या मतलब है? नहीं, ये बात गलत है आपकी। सेफ्टी, स्पेस, डिजाइन, फिर डिजाइन आ गया भाई। स्पेस, एक्टिविटी, एक्सपेंसिस। बच्चा एक बात बताइए, जब खेलता है उसे किस चीज की खर्चे की आवश्यकता होती है? नहीं होती ना भाई। उसे क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए भाई, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिससे उसको खतरा ना हो कि बाहरी तत्वों से या किसी भी अनवांटेड चीज से। खेलने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए भाई। ग्राउंड वगैरह में जा रहा है बच्चा, पार्क में है, कहाँ है, उसको अच्छे स्थान की आवश्यकता होती है। कोई कीड़े काटा, ये मतलब जो अपने देसी में बोलते हैं, उन चीजों से उसको कोई हानि ना पहुंचे। उस स्थान ऐसा प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। आगे है एसेसिबिलिटी, उपलब्धता। उपलब्ध एसेसिबिलिटी का मतलब है उसकी घर के नियर बाय हो। ये नहीं कि वो घर से 2-3 किलोमीटर दूर कहीं खेलने जा रहा है, वहां पार्क है, नहीं भाई, उसके नियर बाय हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है, बाकी तीन के। आगे बढ़ते हैं भाई, फोर्थ वन, फोर्थ ए, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। सभी बच्चों के सही जवाब। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने। देखते हैं भाई कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ईसीई पाठ्यक्रम को निष्पादित करने की प्रक्रिया के पहले चरण की पहचान कीजिए भाई। आइडेंटिफाइड द फर्स्ट प्रोसेस नीड टू एग्जीक्यूट ईसीई करिकुलम इन अ सिस्टमैटिक वे फॉर अचीविंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखते हैं भाई क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा भाई अपने आप को, पहले मैंने जो क्लासेस ली हैं उनमें कराया है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। प्रोग्राम प्लानिंग, देखते हैं भाई। टीचिंग पेडागोजी, ये तो अध्यापक का काम है भाई। मूल्यांकन भी अध्यापक का, करिकुलम भी उसका काम नहीं है, तो क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम योजना। क्या है भाई? फर्स्ट प्रोसेस है भाई किसका? ईसीई करिकुलम के लिए। अंडरस्टैंड भाई? जब इसको कंप्लीट करेंगे ना, ईसीई को, करिकुलम को, सबसे पहले क्या चाहिए, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज के लिए प्लानिंग करोगे ना, उसके बाद अध्यापन, टीचर कैसे पढ़ाता है कैसे नहीं पढ़ाता, वो सब चीजें उसके बाद आएंगी। मूल्यांकन करना पढ़ाने के दौरान होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम इसके करिकुलम का ही हिस्सा, लेकिन वो वेस्ट है, वो उसके बाद ही सब कुछ आता है। आगे चलते हैं भाई। फिफ्थ ए, ए बिल्कुल भाई सही जा रहे हो अभी तक आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। देखिए भाई एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे।
निम्न में किस विद्वान ने अपने लेख में प्राकृतिक बाहरी परिवेश में खेल और अधिगम की व्यापक रूप से चर्चा की है? द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल आउटडोर प्ले एंड लर्निंग एनवायरनमेंट वाज लार्जली प्रमोटेड बाय, बताइए भाई। एलन कूपर, महात्मा गांधी, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड। तो भाई आउटडोर पर ना तो महात्मा गांधी ने बात की है, ये आपको ही पता है, इसने तो वर्धा वगैरह और ये दो तीन बातें की थी। कार्य शिक्षा पर मतलब कमाते हुए हाथ से कार्य करने वाले पर। जीन पियाजे का और सिगमंड फ्रॉइड पर्सनैलिटी के। जीन पियाजे आपके डेवलपमेंट वाली चीजों में आ जाते हैं। वैसे भी मान लो अगर आपको ये चीज नहीं आ रही, तुक्का भी मारो, तो ऐसा मारो जो चीज आपको आ रही है वो तो कम से कम ठीक करो। ठीक है भाई। कॉग्निटिव में ये थे, आपको सबको पता है। ये पर्सनैलिटी में महात्मा गांधी ने दो ही तीन बात बताई हैं। तो भाई आपका आंसर ना आते हुए भी अपने आप क्या ठीक हो जाएगा। चले भाई आगे। 6 1 और 3 कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आंसर मिलने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई आपके सामने। मे बी वन, संभावनाएं चल रही हैं। अब तो आंसर हम ही बता दिए। पढ़ते हैं भाई। बच्चे की शक्तियों के पोषण के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों की पहचान कीजिए, बताइए भाई। बच्चे की शक्तियों के पोषण के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों की पहचान कीजिए भाई, बताइए कौन कौन सी हैं। बच्चे की शक्ति को पहचानना, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है भाई, स्ट्रेंथ पे बात हो रही है, स्ट्रेंथ को पहचानना, ठीक बात है भाई। प्रक्रिया के स्थान पर अंतिम परिणामों की, किसकी बात कर रहा है भाई, अंतिम परिणामों की सराहना करना, नहीं भाई ये बात आपकी गलत है। नव विकसित कौशलों का सुदृढ़ीकरण करेंगे आप, रीइंफोर्स करेंगे ऑफ न्यूली डेवलप्ड स्किल्स को, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। बच्चों को नई चीजें सीखने और प्रयोग करने के लिए खुला स्थान देंगे, तो क्या है, तीनों बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, तीनों बातें। जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है, इसमें है, इसमें ये तो गलत, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 7 3 अंडरस्टूड, बिल्कुल भाई बिल्कुल लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई आपके सामने। मेरा स्क्रीन के सामने से हटने का पर्पज ही ये होता है कि भाई ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाएं, ठीक है, कोई भी डिस्टरबेंस आपको ना देखने को मिले। चलिए पढ़ते हैं। कौन से कारक आंतरिक शिक्षा परिवेश को बहुत, किसकी बात हो रही है भाई, आंतरिक शिक्षा परिवेश को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं, बताइए भाई। इंडोर लर्निंग एनवायरनमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण, देखते हैं। यह एक ऐसा परिवेश है जिसमें शिक्षा के सभी अनुभव शामिल होते हैं। इंडोर शिक्षा में, बिल्कुल भाई सही बात है। आगे देखते हैं। यह एक ऐसा परिवेश है जिसमें बच्चे सुरक्षित और निश्चिंत अनुभव करते हैं, बिल्कुल भाई उनको टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको पता है जहां आप हो वहां हमारी प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ, पूरी सब चीजें हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ने भी, स्कूल ने भी जब ये सोचकर बनाया गया होगा स्कूल को, तो हर चीज की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया होगा। सॉरी भाई। आगे देखते हैं। यह एक ऐसा परिवेश है जिसमें शिक्षक बच्चे की देखभाल करता है, देखभाल, ठीक है भाई। केयर करने का काम किसका होता है, पेरेंट्स का होता है। टीचर क्या करता है, उनको पढ़ाता है सिर्फ, ठीक है। देखभाल के लिए अगर उनको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, मान लो कोई बीमार हो जाता है, तो स्कूल में अदर स्टाफ होता है, देन वहां से उसकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, किसी बच्चे को चोट आ जाती है, देन उसको हॉस्पिटल के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है भाई। तो देखभाल करने का काम टीचर का नहीं होता है इतना, सिर्फ वो इतना देखता है, ऑब्जर्व करता है कि कोई बच्चा आपस में लड़ाई ना करे। यह एक ऐसा परिवेश है जिसमें बच्चा प्रदूषण से मुक्त रहता है। आप ही बता दो भाई कितने ऐसे स्कूल हैं जो पोल्यूशन फ्री हैं। आपका घर भी इवन पोल्यूशन फ्री नहीं है, जब आपका एनवायरनमेंट ही पोल्यूशन फ्री नहीं है तो स्कूल कहां से होगा। तो पहली दो बातें आपकी ठीक हैं। देखते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है।
देखते हैं कितने बच्चों का सही रहा आंसर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। काफी बच्चों का इस बार गलत आंसर रहा है भाई, कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। जानकारी साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए संपर्क बिंदुओं में सम्मिलित है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है भाई, पढ़िए ध्यान से। देखते हैं भाई, बच्चे को छोड़ने और ले जाने का समय, भाई सही बात है, जानकारी साझा करने के लिए, ठीक है। आगे इसी प्रदाताओं द्वारा घरेलू कार्य है, ठीक बात है भाई। भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं का आकलन, नहीं भाई, इसमें कहीं नेगेटिव तो बात नहीं है। कक्षा में माता पिता की भागीदारी, ये भी मान लेते हैं भाई, ये भी होनी चाहिए। बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट शेयरिंग इंफॉर्मेशन, भाई देखिए इसका मैं डिटेल चीजें अभी नहीं बता सकता, मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि एक्यूरेट डिस्कशन क्या है इसका, क्या पूछा गया है, ठीक है। तो भाई इसकी ऑप्शन नंबर सी इन्होंने गलत दिया है, उसके अकॉर्डिंग ए बी और डी आपका सही जवाब है भाई। क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। शिक्षा के स्लैश दृष्टिकोण से एक संयुक्त परियोजना का आवंटन आवश्यक है। शिक्षा के स्लैश दृष्टिकोण से एक संयुक्त परियोजना का आवंटन आवश्यक है, बताइए भाई। देखते हैं किस बच्चे का, बच्चों के आंसर भी आने शुरू हो गए हैं भाई। तो क्या भाई प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण से एक, नहीं भाई, है निर्माण से किस चीज की संयुक्त परियोजना की बात हो रही है, तो किस चीज की, को कंस्ट्रक्शन, को कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। आगे पोजीशनिंग एम्पावरिंग, नहीं भाई, क्या, को कंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं भाई इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। मिसी का 12-2, राखी 12-4, देख लीजिए भाई किसका सही जवाब है किसका नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। और भाई ये कह रहे हो कि डर गए, क्या आपके पास ये अकेले के पास अगर 7 अप्रैल की रीट रिप्लेस बी की डेट भी आ जाती है तो सिर्फ क्या आपके लिए है, सभी बच्चों के लिए है। जो तैयारी में आप थोड़े आप स्लो चले हुए हो उसको थोड़ा फास्ट कर दीजिए, टाइम ज्यादा दीजिए, यही तो होगा। घबराने का नहीं होता कभी भी, घबराओगे तो पहले ही आप उस चीज से बाहर हो जाओगे। थोड़ा कूल रह के अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ोगे तो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है भाई। देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। उच्च गुणवत्ता वाले आरंभिक बाल्यावस्था पाठ्यक्रमों को वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त समावेशन की आवश्यक विशेषताएं हैं, क्या क्या है भाई। पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सहभागिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन बिल्कुल होना चाहिए भाई अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। बच्चे की पहुंच के अनुसार वो उसमें भाग ले, ये भी चीज है। सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आरक्षण वाली बात आ गई जहां, वो चीज आपकी गलत है। चले भाई आगे, समझ गए, अरे समझदार बच्चों, चलें, अंडरस्टूड, हाँ जी सर, ओके भाई ओके। फलक 13A, स्वागत है भाई फलक आपका भी हमारी ऑनलाइन क्लास में। कहाँ गायब थे बच्चे 2-3 दिन। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने।
बिल्कुल सही जवाब भाई जिन बच्चों का आपने देख लिया होगा को क्या ऑप्शन आपका ठीक था। पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा सतत विकास लक्ष्य है यह घोषित करता है कि समावेशी और समययुक्त गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दे। बताइए भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट दैट इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। देखते हैं भाई क्या है क्या एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 2 4 या 6। तो भाई ये आता है आपके ऑप्शन नंबर 4 थर्ड में। ठीक है भाई। डी 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 हेल्थ इश्यू थी। ओके भाई ओके कोई नहीं सीजन ही ऐसा चला हुआ है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15। अरुण पारासर 14 सी बिल्कुल सही जवाब भाई 14 सी। वेलकम है भाई आप सभी बच्चों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले जवाब आता है। इसी का 15-2। देखते हैं भाई आपका जवाब सही है या नहीं। आइडेंटिफाई वन मेजर फैक्टर दैट लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ यंग चिल्ड्रन। एक्सक्लूजन ऑफ यंग चिल्ड्रन। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के अपवर्जन को प्रेरित करता है। बताइए भाई कौन सा करता है। क्या उनकी डिसेबिलिटी क्या उनकी अक्षमता होना उनके हाथ में होता है नहीं। या फिर वो उससे क्या पूछा गया है प्रेरित करते हैं वो उसको नहीं। डिसेबल बचा नहीं। निर्धनता देखते हैं ईसीसी केंद्रों की कम संख्या ये भी नहीं। योग्य शिक्षकों की कमी ये सब उसको क्या पूछा गया अभी ये देखिए। प्रेरित करना मोटिवेट करना क्या ये उनको मोटिवेट करता नहीं। आप गरीबों को देखते हो आप मोटिवेट करते हो कि गरीब होना कोई गरीब होना नहीं चाहता। आप उनसे मोटिवेशन लेते हो आप उनको मोटिवेशनल स्पीच देते हो आप ऐसा नहीं करोगे तो पढ़ोगे नहीं तो ये होगा वो होगा। तो भाई सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर आपका सेकंड। आगे बढ़ते हैं भाई 15 बी बी सेकंड। ओके भाई गुड गुड लगे रहो भाई। मेसी का फलक राखी सभी के सही जवाब। बाकी बच्चे कहाँ खो गए। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई आपके सामने। ले भाई पढ़ लिया होगा अभी तक तो आपने। संभावित संभावित दिव्यांगता के जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने के लिए पहला चरण निम्न में से क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज इन आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन एट रिस्क विद अ पॉसिबल डिसेबिलिटी इज क्या होता है भाई बताइए। लक्षणों की व्याख्या नहीं। निरीक्षण करना अनुवीक्षण करना या स्क्रीनिंग देखते हैं। नैदानिक परीक्षण नहीं। अवलोकन का भी लेखन नहीं। तो भाई आपका क्या स्क्रीनिंग सबसे पहले पहला स्टेप पूछा गया भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे किसी में कोई डिसेबिलिटी है या कोई कमी है तो पहले तो आप उसकी काउंसलिंग जैसे कि काउंसलिंग तो बाद में होती है सॉरी। पहले आप उसको देखोगे ना जांचोगे परखोगे कि क्या है क्या नहीं स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। जांच पड़ताल को जो आप शुद्ध हिंदी देखिए भाई कितनी है अनुवीक्षण। ठीक है। तो हिंदी वालों देख लो कितनी शुद्ध हिंदी आती है। तो पहले आप उसको ऑब्जर्व करोगे क्या समस्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद उसका आप डायग्नोज करोगे। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई आपके सामने। हिंदी में नहीं पता क्या हुआ अब। हिंदी में क्यों नहीं पता भाई। विकासात्मक विलंब के जोखिम वाले शिशुओं और बच्चों के लिए सेवाओं को क्या कहा जाता है। बताइए भाई। सर्विसेज फॉर इन्फेंट
एंड टोडलर्स हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट डिले इज कॉल्ड एज। बताइए क्या कहा जाता है भाई? स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं उसको? नहीं। इंक्लूजन? नहीं। अर्ली इंटरवेंशन या चार्टर स्कूल भी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं भाई? अर्ली इंटरवेंशन, आरंभिक हस्तक्षेप। भाई उनको कोई जोखिम ना हो, उनकी किसी भी तरह की देखभाल में कमी ना रहे, क्या करेंगे आप? पहले उसको देखभाल ही तो करोगे ना उनकी, आरंभिक हस्तक्षेप के द्वारा। ठीक है, क्या लिख दिया ये गूगल करना पड़ेगा। प्रीसरा वाक पता नहीं क्या लिख रहे हैं। आपके आंसर 18 के बिल्कुल सही भाई, सभी बच्चों के सही जवाब। मिसी का राखी पलक, ठीक है। गूगल कर ही लीजिए, कर लिया होगा भाई, राखी ने तो गूगल करके बता भी दिया फलक जी। है भाई बच्चों, इसने तो बता दिया आंसर कि उसको हिंदी में ये बोलते हैं। अरे अच्छा, आगे बढ़ना भूल गए क्या? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। गोरी 18 सी, ये गोरी टीवी की एड की तरह आती जाती रहती है। कोई नहीं भाई, लगे रहो, हंसी मजाक में आपकी पढ़ाई होती रहे, इससे अच्छा और क्या होना चाहिए? आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप आंसर भी अच्छे से कर पाओगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। A child with cerebral palsy. A child with cerebral palsy using a device to help him hold a pencil is called। बताइए क्या है भाई? एक बच्चे को है ना, मस्तिष्क से ग्रस्त बच्चे को पेंसिल पकड़ने में सहायता करने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करोगे भाई? आप उसे क्या कहते हैं ये बताइए? क्या उसे डिजिटल मीडिया कहते हैं? कैसे पकड़ा पाओगे भाई डिजिटल मीडिया को आप? उसके हाथ में फोन थमा दोगे? नहीं। डिजिटल पेंसिल, ये भी कैसे पकड़ पाएगा डिजिटल पेंसिल? नहीं ना। उसे और क्या कहेंगे? असिस्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टिव फैसिलिटेटर। असिस्टिव सहायक साधन कर, यानी फोन दे दिया उसमें आपने सीरी को, या जो एप्पल रखते हैं उसने सीरी को, अदर्स ने एंड्रॉइड में, उसको आदेश दे दिया, वो उसको टीच कर रहा, पढ़ा रहा। नहीं भाई, आप इस टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हो। कैसे? आप कुछ भी है गूगल पे या सीरी में बोलते हो, वो उसको वॉइस को रिपीट करेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इसको, सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे को, हिम होल्ड अ पेंसिल कॉल्ड, तो भी इंस्ट्रूमेंट है भाई। देख लीजिए एक बार, इसको असिस्टिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोल देंगे, पर इतना पता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। सर बीच बीच में थोड़ा होमवर्क हो जाता है। वाह भाई, भाई समझता हूं मैं। 19D, नहीं 19 का सी है भाई। 19 4 डिजिटल पेंसिल कैसे भाई? एक बार बताओ मेरे को, डिजिटल पेंसिल कैसे? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, डिजिटल पेंसिल को कैसे आप होल्ड करोगे? अरे नहीं, अगर आपको ऐसा कोई डाउट लग रहा ना भाई राखी, कि सर वो होगा, तो आप चाहे गूगल भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बार टीचर ठीक हो ये भी जरूरी नहीं है ना, हर बार बोर्ड भी ठीक हो। ठीक है, जो आंसर देता है वो ठीक हो, वो भी जरूरी नहीं है। आपने भी देखा बहुत बार बच्चे चैलेंज करते हैं आंसर को, समटाइम बोर्ड उनको एक्सेप्ट कर लेता है, समटाइम नहीं करता। डी प्लस भी हालांकि नहीं करता है, अदर बोर्ड शायद कर लेते हैं कोई कोई। ठीक है, तो इसका मतलब वो गलत, अपनी चीज को गलत नहीं मान रहे, तो क्या वो गलत नहीं है? बट क्या करें, हमें हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कई बार। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। निम्न में से कौन आवाज सक्रिय सक्रिय सॉफ्टवेयर, वॉइस एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग सहायक तकनीक के रूप में कर सकता है? बताइए भाई, हु कैन यूज वॉइस एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर? वॉइस एक्टिवेटेड, हिंदी वालों हिंदी में पढ़ना आप। यूज एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बताइए भाई क्या है? चाइल्ड हु लैक द फिजिकल एबिलिटी टू राइट, अभी इसने बताया था, इसी का सहायता लेगा वो। ठीक है भाई, बाकी देखते हैं। चाइल्ड हु कैन नॉट स्पीक, नहीं भाई। चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी,
नहीं, वॉइस एसोसिएटिव का ये एक्टिवेटेड का नहीं लेगा। चाइल्ड विद इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो भाई वो उसकी कमी की वजह से हो रहा है, उसको डॉक्टर की जरूरत होगी, इसकी नहीं। तो इसमें क्या होगा, चाइल्ड हु लैक द फिजिकल एबिलिटी टू राइट, लिखने वाले को आप आवाज सहायता से उसको बता सकते हो वॉइस एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा।